बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्प्रिंग 2026 का इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। ये एक सवाल है और इसका नाम है द मस्क लिमिटेड। आए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं हम लोग एंड देन उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखते होंगे। द मस्क लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एंड 507। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2026। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इन दो प्रोडक्ट्स के हवाले से। सबसे पहली हमारी अप्रोच क्या होती है कि हम लोग इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ना। हमारी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री टू बी रिपोर्टेड इन ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 28 फरवरी 2026। मतलब ईयर एंड के ऊपर हमने बैलेंस शीट के अंदर क्या अमाउंट रिपोर्ट करना है, ये हमारी अप्रोच है होनी चाहिए और हम इस हवाले से ही इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है जी, तो N5 है और O7 है हमारे पास। अब इन दोनों के अंदर हमें इसके ओपनिंग इन्वेंट्री में मौजूद यूनिट्स बताए गए हैं और उन यूनिट्स की कॉस्ट बताई गई है। ठीक है, हमें प्रोडक्शन हमने इस साल कितनी की है, हमें वो यूनिट्स बताए गए हैं और हमें उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताई गई है, दोनों की साइमल्टेनियसली। क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं वो बताए गए हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट नहीं बताई गई। सर वो कॉस्ट ही तो हमें निकालनी है, अगर वो कॉस्ट बता दी जाती तो फिर सवाल ही खत्म हो जाता। फिर उसके अलावा डैमेज्ड यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने पड़े हुए हैं। तो हमें याद आ रहा होगा कि हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के वक्त पढ़ा था कि आपके पास यूनिट्स दो तरह के होते हैं, एक गुड यूनिट्स होते हैं और एक डैमेज्ड यूनिट्स होते हैं। गुड यूनिट्स को हम और डैमेज यूनिट्स को दोनों को हम वैल्यू कर रहे होते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर। लेकिन डैमेज्ड यूनिट्स के अंदर एक चीज़ और इंट्रोड्यूस हो जाती है और वो होती है कि आपने उसे रिपेयर करके बेचना है या बगैर रिपेयर करे बेचना है। तो अगर तो आपने उसे बगैर रिपेयर करे बेचना है तो आप रिपेयर की कॉस्ट को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे एनआरवी के वक्त। और अगर आपने उसको रिपेयर करके बेचना है तो फिर आप एनआरवी कैलकुलेट करते वक्त उसकी रिपेयर करने की कॉस्ट को भी अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। फिर उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस बता दी गई है गुड यूनिट की, डैमेज यूनिट की नहीं बताई अभी फिलहाल। और आपको वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट बता दी गई है, ध्यान रहे कि ये ओवरऑल है। उसके बाद कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आए उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ लेते हैं। हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं FIFO मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट 2000 यूनिट्स ऑफ N5 एंड 3000 यूनिट्स ऑफ O7। क्या हुआ इनका, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। वर फाउंड टू बी मिसिंग एंड आर कंसीडर्ड एबनॉर्मल। यानी कि 2000 यूनिट्स N5 के और 3000 यूनिट्स O7 के, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल है। यानी कि ये जो 50,000 है इसके अंदर 2000 शामिल है। लेकिन जब हम काउंट करने गए तो हमें ये 2000 नज़र नहीं आया। इसका मतलब कि 2000 यूनिट्स मिसिंग है और इन मिसिंग को हम लोग एबनॉर्मल ट्रीट करेंगे। तो जब मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मैं 50,000 से नहीं बल्कि 50,000 में से इन 2000 यूनिट्स को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि ये फिजिकली मौजूद नहीं है। The closing inventory quantities above have not been adjusted for these shortages। और मजे की बात यही है कि हमने इसे एडजस्ट नहीं किया, तभी मैं कह रहा हूँ कि 50,000 इज इंक्लूसिव ऑफ 2000। 50,000 इज इंक्लूसिव ऑफ 2000। ऑल यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वर गुड यूनिट्स। आपने ड्यूरिंग द ईयर जितने भी यूनिट्स बेचे हैं वो सारे गुड यूनिट्स बेचे हैं। Effective 20th February 2026, selling prices per good unit of N5 and O7 have been increased to इतने और इतने प्राइस। यानी कि हमारे इस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, हमारे इन प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ चुकी है। N5 की प्राइस अब ये हो चुकी है, सिमिलरली O7 की प्राइस अब ये हो चुकी है। तो जब मैं एनआरवी के लिए सेलिंग प्राइसेस लूंगा तो मुझे कौन सी सेलिंग प्राइस लेनी चाहिए, ये पुरानी वाली लेनी चाहिए जो मुझे पिछले साल की गिवन है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो आपको ये प्राइसेस गिवन है ईयर एंडेड 28 फरवरी 2026, या आपको प्राइस यूज करनी चाहिए आने वाले साल की। तो 2026 के अंदर आप किस प्राइस पर सेल्स कर रहे होंगे आप वो प्राइस यूज कर रहे होंगे। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट फॉर बोथ गुड एंड डैमेज्ड यूनिट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल्स वैल्यू। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी भी है, अब गौर करने वाली बात है कि ये वेरिएबल कॉस्ट है इस सेलिंग प्राइस के ऊपर।
इसने आपको एक बात बताई कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर आपकी सेल्स वैल्यू में इंक्रीज आएगा तो अल्टीमेटली आपकी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट में भी इंक्रीज आ रहा होगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, आपने वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। आप इसको डिवाइड करके डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट नहीं निकाल सकते। फिर उसके बाद आफ्टर रिपेयर, अगर मैं रिपेयर करने की तरफ जाता हूँ, मतलब रिपेयर करने का ऑप्शन दिया है यहाँ पर। आफ्टर रिपेयर डैमेज्ड यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट द सेम प्राइस एज गुड यूनिट्स। रिपेयर करने के बाद आप इन यूनिट्स को ऐसे ही बेच सकते हैं जैसे आप गुड यूनिट्स को बेचे होते हैं। मतलब इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इसकी सेलिंग प्राइस यही 5355 और 7140 कैलकुलेट हो जाएगी। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू डैमेज्ड यूनिट्स। डैमेज यूनिट्स के हवाले से इसने आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी बताई है। सेलिंग प्राइस पर डैमेज यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है, रिपेयर करने के बगैर बता रहा है वो। रिपेयर करने के बाद तो उसने पहले ही बता दिया कि वही रहेगी। और इनको रिपेयर करने की कॉस्ट कितनी कितनी आ रही होगी, सारा डेटा तकरीबन हमने रीड कर लिया, हमारे जहन में एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल है, हमारे जहन में एक चीज़ सबसे पहले आ जानी चाहिए, और वो क्या है कि आपके क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग वैल्यू कर रहे होंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी, आप इन दोनों में से लोअर वाले के ऊपर इसको वैल्यू कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, कॉस्ट और एनआरवी दोनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है और फिर देखना है कि इन दोनों में से लोअर कौन सा है। अब जब मैं एनआरवी कैलकुलेट करने पर आऊँगा तो मुझे एनआरवी के केस में, क्योंकि यहाँ रिपेयर यूनिट्स हैं तो मैं पहले अप्रोच बना रहा हूँ, तो मैं एनआरवी निकालूंगा दोनों सूरतों के अंदर कि अगर रिपेयर करके बेचते हैं या फिर नॉट रिपेयर। दोनों केसेस के अंदर मैं इसकी एनआरवी कैलकुलेट करूंगा और इन दोनों में से किसको लूंगा सर, जो हायर होगा। क्योंकि एक प्रूडेंशियल बात है, मतलब एक डिसीजन मेकिंग वाली बात है, जहनी बात है। एक अक्लमंद इंसान क्या फैसला करेगा, अगर उसके पास दो ऑप्शन होंगे, रिपेयर करके बेचो या नॉट रिपेयर करके बेचो, तो वो हायर की तरफ जा रहा होगा। तो ऐसा नहीं हो कि आप हर जगह लोअर लोअर लगाना शुरू कर दें। जब रिपेयर की और नॉट रिपेयर की बात आएगी तो मैं डिसाइड करूंगा वो वाला रास्ता जिसमें मुझे फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो रहा होगा। डिसीजन मेकिंग पढ़े हुए बच्चे ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग का सवाल कर रहे होते थे तो वहाँ पर भी आप कौन सा डिसीजन लेते थे जहाँ पर आपको फ़ायदा सबसे ज़्यादा हो रहा होता था इन फाइनेंशियल टर्म्स। सिमिलरली आप यहाँ पर भी यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे फॉर एनआरबी। ठीक है, तो अब मेरे जहन में एक अप्रोच क्लियर हो गई। अब मुझे क्या करना है, एक एक करके ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं एक आसान काम कर लूँ और वो है कॉस्ट निकाल लेता हूँ, क्योंकि कॉस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि तकरीबन मुझे सवाल से मिल जाएगी। अब क्योंकि मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं तो मैं दोनों की वर्किंग साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ, N5 और O7। मैं इन दोनों की वर्किंग साइमल्टेनियसली अपने पास कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं क्लोजिंग की कॉस्ट निकाल रहा हूँ। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग गुड यूनिट्स, क्लोजिंग गुड यूनिट्स की अगर आपने कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देख लूँगा कि मैंने प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा कितना किया। मैंने प्रोडक्शन के ऊपर टोटल जो खर्चा किया है वो ये रहा, 7,50,000 और 11,40,000। और ये खर्चा मैंने कितने यूनिट्स को बनाने में किया, सर 1.5 लाख यूनिट। तो सिंपली इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास पर यूनिट कॉस्ट क्या आई थी। तो मैं दोनों के लिए डिवीजन करके कॉस्ट निकाल लूंगा। 750 मिलियन है तो मैं यहाँ रुपीज इन मिलियन लगा, रुपीज इन थाउजेंड कर देता हूँ। 7,50,000
मैंने रुपीज इन 1000 कर दिया और मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 150। 1000 है वहाँ पर, तो मैंने 1000 को इंक्लूड नहीं किया। ये करने के बाद मुझे आंसर मिल रहा होगा 5000 रुपये पर यूनिट। ध्यान रहे 5000 पर यूनिट है, तो इस पर रुपीज इन 1000 अप्लाई नहीं कर रहा मैं। ठीक है जी। दूसरी वाली चीज़, उसकी मेरे पास कॉस्ट आ रही थी 11,40,000। ठीक है। और ये भी रुपीज इन 1000 है, और इसको 190 से डिवाइड कर देंगे, तो 11,40,000 डिवाइड बाय 190। इसको भी डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा होगा 6,000 रुपये। ये मेरे पास दोनों की कॉस्ट आ गई। अब मुझे निकालनी होगी एनआरवी। लेकिन एनआरवी मेरे पास दो चीज़ें, एक डैमेज यूनिट्स और एक गुड यूनिट्स। तो पहले एक काम करते हैं कि एनआरवी निकाल लेते हैं फॉर गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स की एनआरवी कैलकुलेट कर लेते हैं। गुड यूनिट्स की एनआरवी निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था? हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल या फर्दर प्रोसेसिंग या रिपेयर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। अब क्योंकि गुड यूनिट्स हैं, तो गुड यूनिट्स की एनआरवी के अंदर मेरे पास एक रेलिवेंट चीज़ आएगी विच इज़ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मेरे पास क्या है? सेलिंग प्राइस मुझे सवाल ने बताई है कि अब से आपके पास सेलिंग प्राइस होगी 5355। तो मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट भी, या मेरे लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट सेलिंग प्राइस भी यही होगी। सॉरी, नॉट रेलिवेंट कॉस्ट, मेरा मतलब था रेलिवेंट सेलिंग प्राइस 5355। ये है मेरे पास इसकी सेलिंग प्राइस, और O7 की है 7140। सवाल में से मैंने डायरेक्ट पिक कर लिया। फिर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि गुड यूनिट्स हैं, कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी, कंप्लीटेड यूनिट्स हैं ये। अच्छा, गुड है तो रिपेयर भी नहीं इनकर करनी मुझे। यहाँ पर क्या आ रही होगी सर? यहाँ पर वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ रही है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर आ रही है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट मुझे सवाल में बताई तो है इसने, मगर ये पुरानी सेलिंग प्राइस के हिसाब से। और जाहिर है क्योंकि मेरे पास सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो मेरे पास वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो क्यों ना मैं एक काम कर लूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की परसेंटेज निकाल लेता हूँ पर यूनिट सेल प्राइस। ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि भले डैमेज यूनिट हो या भले नया यूनिट हो, भले पुराना यूनिट हो, मुझे इससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैं डायरेक्ट सेल्स प्राइस के ऊपर वो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की परसेंटेज लगाऊंगा और मैं कैलकुलेट कर लूँगा कि मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की परसेंटेज निकाल लेता हूँ पर यूनिट। अब पर यूनिट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे एक आसान सा काम करना है। आइए नीचे वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 49980, अगेन N5 और O7 दोनों यूनिट्स की साइमल्टेनियसली करते हैं वर्किंग। 4। अब अगर आपने नोटिस किया हो कि क्योंकि पास पेपर का सॉल्यूशन है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ, लेकिन आपने एग्जाम में ये आसान वर्किंग है कि आपने थोड़ा सा ज़रा जल्दी करनी है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में अगर हम टाइम लगाएंगे तो जो सोचने वाली बात है वहाँ पर आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की वर्किंग आपने थोड़ा जल्दी करनी है। ये मेरे पास आ गई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा यूनिट से। यूनिट्स कौन से वाले, सोल्ड या मैन्युफैक्चर्ड? सर सोल्ड, क्योंकि सेलिंग प्राइस है। तो मैं यूनिट्स सोल्ड से इसको डिवाइड कर दूंगा। यूनिट सोल्ड कितने हैं मेरे पास? अगर मैं निकालना चाहूँ कि मेरे पास सोल्ड यूनिट्स कितने हैं, तो सर मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री पता है जी सर, मुझे प्रोडक्शन पता है जी सर, मुझे क्लोजिंग पता है। तो मैं बआसानी अपने पास कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? 40,000 प्लस 150 और प्लस माइनस 50। आइए सर। सर 40,000 प्लस 150 और माइनस रुपीज इन 1000 चल रहा है सर, इसीलिए मैं यहाँ पर भी ये सब कुछ करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने यूनिट्स बने थे। सर मेरे पास तकरीबन 1,40,000 यूनिट सोल्ड हुए थे।
सिमिलरली सेम वर्किंग में कर लूंगा O7 के लिए। O7 में कितने यूनिट्स थे? 60,000, 190,000 और 70,000। 60,000 प्लस 190,000 माइनस 70,000, तो मेरे पास आंसर आएगा यहाँ पर 180,000। ये मेरे पास यूनिट सोल्ड है। अब मेरा अगला काम क्या होगा? अब मेरा अगला काम होगा पर यूनिट वेरिएबल सेलिंग, सॉरी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट टू सेल। मेरे पास कॉस्ट टू सेल क्या है? पर यूनिट। तो अगर मैं 49980 को डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा 7, एंड इधर आ रहा होगा 2 पर, सॉरी पर यूनिट नहीं बोलूंगा इसे मैं, परसेंट आ गया। एक मिनट, कुछ गलती हो गई है, मैंने कैलकुलेटर में गलत वैल्यू पुट कर दी। 49980 140 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट टू सेल आएगी 357। ये सही है आंसर, 357। और यहाँ पर जब आप यही सेम काम करेंगे तो 136 आपके पास आंसर आ रहा होगा। अब ये मुझे पता चल गया वेरिएबल कॉस्ट टू सेल है, ये एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट टू सेल। इनकी सेलिंग प्राइस हमें पता है। जी सर, इनकी सेलिंग प्राइस हमें पता है। इनकी सेलिंग प्राइस है आपके पास, अच्छा क्योंकि जरा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये आप पिछले साल के लिए काम कर रहे हैं, पिछले साल की वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करिए आपने पर यूनिट, तो सेल प्राइस भी आप पिछले साल की लेंगे और इससे डिवाइड करा कर आप देख लेंगे कि कितना परसेंट बनती है। पिछले साल की सेलिंग प्राइस 5,100, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6,800। जब मैंने डिवाइड किया यहाँ पर तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल, और वो मेरे पास आ रही होगी यहाँ पर 7%। मैंने गलती से ये कैलकुलेट कर लिया था पहले, 2%। 7% और 2% मेरे पास ये आंसर आ रहा होगा। तो अब जहाँ भी मुझे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस के ऊपर ये परसेंटेजेस अप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पर सर 7%, अगर किसी को देखना है तो वर्किंग नंबर 1 में चला जाए, मल्टीप्लाई बाय 5355, इस तरीके से आप एग्जाम में वर्किंग कर रहे होंगे। 2% सिमिलरली अगर किसी ने देखना है वर्किंग 1 में चला जाए, मल्टीप्लाई बाय 7140। अगर मैं इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 374, इसका 374.55 इसकी वेरिएबल कॉस्ट उसे, और 142.8 इसकी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल। फर्दर इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, तो यही इसकी एनआरवी बन जाएगी। इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी एनआरवी आ रही होगी विच इज 4980.15। और सिमिलरली यहाँ पर जब आप ये चीज़ सॉल्व करेंगे 6997.2, और इसकी भी आपके पास एनआरवी आ रही होगी ऑफ गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स की आपके पास एनआरवी निकल के आ गई। अब मैं बात कर लूंगा एनआरवी डैमेज यूनिट्स की। डैमेज यूनिट्स की एनआरवी निकालने की बात आई तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा सर डैमेज यूनिट्स की एनआरवी सबसे पहले, अगर मैं इसको रिपेयर ना करके बेचूं, दो केसेस है मेरे पास, या तो मैं इसे रिपेयर करके बेचूं या मैं इसे रिपेयर करे बगैर बेच दूं। आए दोनों केसेस में समझ लेते हैं। सबसे पहले एक बार देखते हैं, इफ नॉट रिपेयर्ड, अगर मैं इसे रिपेयर करे बगैर ऐसी खराब हालत में बेचूं तो मेरे पास ये कितने का बिकेगा? इफ नॉट रिपेयर्ड, अगर मैं इसे रिपेयर करे बगैर बेचूं
तो मेरे पास इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ रही थी? मेरे पास इसकी सेलिंग प्राइस थी, अगर मैं इसे रिपेयर करे बगैर बेच रहा था तो मेरे पास इसकी सेलिंग प्राइस थी 4000, और O7 की थी 6500। 4000 और 6500, ये मेरे पास इन दोनों की सेलिंग प्राइसेस आ रही थी। और क्योंकि इनको बेचना पड़ेगा तो अल्टीमेटली इनके लिए भी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल इनकर करनी पड़ेगी। क्या मुझे अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं सर, आपने एक यूनिवर्सल काम कर लिया कि बस आप इसके ऊपर 7% कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7%। अगर किसी को देखना है वर्किंग वन में चला जाए। सिमिलरली 6500 जो दूसरी प्रोडक्ट है उसके लिए भी 2%, वर्किंग नंबर वन। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 280 इसका, और 130। अच्छा, इनको ऐसे ही बेचना है, रिपेयर वगैरह नहीं करना, तो यही इसकी एनआरवी बन जाएगी, इन दोनों की एनआरवी आ जाएगी। इसकी आ रही होगी आपके पास 3720, और जब आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो 6370, ये आपके पास इसकी एनआरवी निकल के आ रही होगी। फिर अगला काम आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि यार अगर मैं रिपेयर करके बेचता तो मेरे लिए क्या होता। तो मैं अल्टीमेटली इन दोनों में से जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। इफ रिपेयर, अगर मैं इनको रिपेयर करके बेच रहा होता तो मेरे पास क्या फायदा हो रहा होता। अब देखें, क्योंकि अगर आप रिपेयर करके इसे बेच रहे होते तो हमने क्या बात कही, सेलिंग प्राइस आपको यही वाली मिल रही होती 5355, और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल भी सेम यही इनकर हो रही होती। तो ये दोनों फिगर्स ऊपर से कॉपी कर लेंगे आप। सर सेलिंग प्राइस 5355 और वेरिएबल कॉस्ट टू सेल ये भी ऊपर से कॉपी हो जाएगी, विच इज 374.55। 370, ध्यान रहे कि ये सारी वर्किंग पर यूनिट में हो रही है। 374.55, 7140 और 142.8, 7140 और 142.8, ये दो भी आपके पास वेरिएबल कॉस्ट टू सेल आ गई। अब क्योंकि यहाँ पर रिपेयरिंग हो रही होगी तो अल्टीमेटली हम एक स्टेप और पीछे लाएंगे इसे, रिपेयरिंग कॉस्ट इसमें से माइनस करने के बाद। रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है पर यूनिट, हमें सवाल में गिवन है, और सवाल में आपको गिवन है 350 इसके लिए, 750 इसके लिए। जब मैं इनका सॉल्यूशन निकालता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा इसका 4630.15 और 6247.2। अब मुझे किस तरह बेचना चाहिए, रिपेयर करके या रिपेयर करे बगैर? सर ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ और इन दोनों में। तो मुझे मुझे कहाँ पर ज़्यादा फायदा हो रहा है, गौर कीजिएगा ज़रा। सर इन दोनों में अगर मैं N5 में बात करूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल है कि मैं इसको रिपेयर करके बेचूं, क्योंकि इस सूरत में मुझे ज़्यादा फायदा हो रहा है, मेरे पास ज़्यादा वैल्यू आ रही है प्रोडक्ट की। तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होगा, इस तरीके से काम करना। लेकिन अगर लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं इसको एन O7 की बात करूं, मैं O7 की अगर बात करूं तो 6370 और 6247, इन दोनों में मेरे लिए ज़्यादा कॉस्ट, ज़्यादा वैल्यू इस सूरत में आ रही है। तो अल्टीमेटली मैं अपनी इन्वेंट्री को किस तरफ लेके जा रहा हूँ, रिपेयर कर रहा हूँ या रिपेयर नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल सर, O7 को मैं रिपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उस सूरत में ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो मुझे अभी तक पता चल गया कि मुझे एनआरवी कौन सी लेनी है, मैंने इन दोनों को हाईलाइट कर लिया।
मैं काम करता हूँ यहाँ पर इसकी एनआरवी नोट कर लेता हूँ। इस केस में मेरे पास एनआरवी आ रही है 6370 और 4630.15, 4630.15। इन दोनों में से हायर जो भी आ रहा था मैंने उसे ले लिया। ठीक है, अब अगला काम मुझे क्या करना है? अब अगला काम मुझे ये करना है कि डैमेज यूनिट्स की एनआरवी मेरे पास ये आ रही है और गुड यूनिट्स की एनआरवी मेरे पास ये आ रही है। तो मैं काम करता हूँ। अब मेरा अगला काम क्या होगा, क्योंकि इन्वेंट्री को मैं वैल्यू कर रहा होता हूँ लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के ऊपर। एनआरवी मेरे पास दोनों की निकल के आ चुकी है। तो अब मुझे अगला काम ये करना है कि मुझे कॉस्ट और एनआरवी के अंदर कंपैरिजन करना है। मेरे पास दो तरह के यूनिट्स हैं, तो पहले मैं अपने यूनिट्स को दो हिस्सों में तोड़ लेता हूँ, गुड यूनिट्स और डैमेज यूनिट्स के अंदर। सर एक हो गया आपके पास, आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। इन दोनों में से किसी एक रास्ते पर आप जा रहे होंगे। दो तरह के यूनिट्स हैं आपके पास, गुड यूनिट्स भी हैं आपके पास और डैमेज्ड यूनिट्स भी हैं आपके पास। अब गुड यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, तो गुड यूनिट्स का आप किस अमाउंट पर वैल्यू कर रहे होंगे? देखें, कंपैरिजन किस किस में करना है। आपने कंपैरिजन करना है कॉस्ट क्या है और गुड यूनिट्स की एनआरपी। तो अगर इन दोनों में से मैं बात करूं तो लोअर कौन सा आ रहा है? सर मेरे पास जो लोअर अमाउंट आ रहा है वो ये आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर वैल्यू कर लूंगा 4980.15। मैं अभी सिर्फ गुड यूनिट्स की बात करूँ, वो भी N5 के 4980.15। अब सिमिलरली आप बात करेंगे O7 के बारे में। O7 की कॉस्ट है 6000 गुड यूनिट्स की और एनआरबी है 6997.2। तो मेरे लिए लोअर क्या है सर? 6000। मैं 6000 की तरफ जा रहा हूँ। आप यहाँ पर 6000 रुपये रख लेंगे इसकी गुड यूनिट्स की कॉस्ट। अब बात कर लेते हैं डैमेज यूनिट्स की। सर डैमेज यूनिट्स में भी जो आपके पास एनआरवी निकल के आई है 4630.15, कंपेयर करेंगे इसको कॉस्ट के साथ। सर मेरे पास लोअर अभी भी 4630.15 आ रही है। और जब सेम कंपैरिजन आप करेंगे इस प्रोडक्ट का, तो इसमें आपके पास 6370 इसकी एनआरवी है और कॉस्ट है 6000। तो यहाँ पर मैं लोअर की बात करूँ तो लोअर कॉस्ट आ रही है और आप इसे 6000 पर वैल्यू कर लेंगे। अब मेरे पास ये दोनों वैल्यूज सामने आ चुकी है, फिगर सामने आ चुकी है। मुझे जस्ट इनके रिस्पेक्टिव यूनिट से इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इनके यूनिट्स कितने हैं, तो गुड यूनिट्स कितने हैं और डैमेज यूनिट्स कितने हैं? सर गुड यूनिट्स मेरे पास, सर गुड यूनिट्स है मेरे पास 50,000। मुझे सवाल की फिगर याद थी इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ सर। 50,000, ऊपर हमने रुपीज़ इन थाउजेंड लिखा था और मुझे लगता है कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई भी वर्किंग ऐसी नहीं है। मैंने इसको इरेज कर दिया। आप लोगों ने और क्यों बिल्कुल इस सवाल को इस तरह कर रहा हूँ जैसे एग्जाम में कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न के ऊपर। ठीक है, तो अब गुड यूनिट्स की मेरे पास मुझे यूनिट्स कैलकुलेट करना। 50,000 मेरे पास क्लोजिंग में इंक्लूडेड है, लेकिन एक बात मुझे याद आ रही है। इसने कहा था कि 2000 यूनिट्स गलती से इसमें इंक्लूड कर लिया और वो मिसिंग है, तो मैं अल्टीमेटली मैं यहाँ से उसको रिमूव कर दूंगा। और 50,000 के अंदर एक और चीज़ भी है, डैमेज यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये 500 भी इसके अंदर शामिल है। तो मुझे ये दोनों इसमें से रिमूव करने हैं। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, हमने ध्यान से पढ़ा तभी हम ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, वरना हमसे मिस हो जाता है। O7 की बात कर लेते हैं। 70,000 के अंदर 600 भी शामिल है और 3000 भी शामिल है, माइनस कर दें।
70,000 माइनस 3,000 माइनस 600। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास गुड यूनिट्स कितने हैं। सर मेरे पास गुड यूनिट्स आ रहे हैं 47,500, 47,500, और यहाँ पर बात करूँ तो 66,400 मेरे पास गुड यूनिट्स आ रहे हैं। अब मैं डैमेज यूनिट्स भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। जब मैंने डैमेज यूनिट्स कैलकुलेट किए सर, सवाल के अंदर मेंशन है वो, इसके थे 500 और इसके थे 600। मुझे सिंपली गुड यूनिट्स की वैल्यू को उनके रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, डैमेज यूनिट्स को उनके रिस्पेक्टिव यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, और मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलिए जी वो वाला काम भी कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास गुड यूनिट्स हैं। गुड यूनिट्स के अंदर दो हिस्से हैं, दोनों की वर्किंग दिखानी है मुझे। सर 47,500 मल्टीप्लाई बाय 4980.15 और 66,400 मल्टीप्लाई बाय 6,000। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है गुड यूनिट्स का 236,557,125, और जब यहाँ पर करता हूँ तो 398,400 एंड 1000। सेम काम डैमेज यूनिट्स पे भी कर लेते हैं। डैमेज यूनिट्स के लिए ये वाला काम किया मैंने तो मेरे पास 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय डैमेज यूनिट की वैल्यू कितनी है, ध्यान रहा डैमेज यूनिट की आपने अलग वैल्यू फाइंड आउट की थी, और वो थी 4630.15, 4630.15 और 600 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 6,000। तो मेरे पास वैल्यू आ रही है दोनों की 2315,075, और इसकी आ रही है 3.6 मिलियन। जब इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल भी वैल्यू आ जाएगी किसकी, क्लोजिंग की, विच इज 238,872 एंड 200। सिमिलरली कम यहाँ पर होगा तो 4,200 मिलियन। सर ये वो वैल्यू है जो मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इंक्लूड हो रही होगी एज क्लोजिंग स्टॉक के नाम पर। इसी के लिए मैंने इतनी वर्किंग परफॉर्म की। देख लीजिएगा सवाल को अच्छे से। बेहतर मशवरा तो मेरा यही होता है कि आप लोग पास पेपर का सॉल्यूशन ये डायरेक्टली ना देखें, सबसे पहले आप लोग खुद इस सवाल को ट्राई करें, क्योंकि पास्ट पेपर ज़ाया करने वाली बात होती है। आप एक बार खुद से इस सॉल्यूशन को ट्राई करें, फिर उसके बाद एक सफिशिएंट टाइम देने के बाद आप इसकी वीडियो सॉल्यूशन की तरफ आएँ। सर 9 नंबर का सवाल है तो मल्टीप्लाई बाय 1.8 करेंगे आप तो तकरीबन ये कोई 16 मिनट से 17 मिनट के करीब आपके पास वैल्यू बनती है। तो आपने इतने टाइम के अंदर इस सवाल को करने की कोशिश करनी है। अगेन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा होगा क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ा आपको, तो मुझे 34 मिनट्स का टाइम लगा। आपने इसको 16 मिनट्स के अंदर करने की कोशिश करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।